आम आम ले लो काका। काका इतने का आम दे दीजिए। लेकिन मैं उसके लिए लूं क्यों? वो मेरी लगती कौन है? पति उसका कोई और है। अब तो उससे मैं प्रेम भी नहीं करता। मैं नहीं लूंगा। नहीं काका, मुझे नहीं चाहिए आम। अब मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। लेना है तो लो, और नहीं तो ये छोड़ दो, पैसे में से नहीं मिलेंगे। और इस तरह उस पाखंडी महाराज ने मुझे यहाँ अपनी साजिश के तहत बुलाया और आप सबकी जात का बनकर रहने का काम दिया। तुम्हारा मकसद तो यही होना चाहिए कि जो उसकी जात के लोग भीमराव को मानते हैं वो सब के सब उसे छोड़कर चले जाए, और फिर वो भीम रह जाएगा अकेला। और धीरे धीरे मैं उनकी इशारों में इतना आ गया कि मैं आपकी जात के लोगों में ही फूट डालने लगा। और जब अंत में सब करते करते मैं उनके किसी काम का नहीं रहा, तब उस चाय वाले ने मुझे महाराज की भेजी हुई जड़ी बूटी पिला दी। ये जड़ी बूटी पी लो, महाराज ने दिया है, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, पी लो। जिससे मैं पागल हो गया। और यही सारी बातें तुम पंचायत में कहना, फिर सबके सामने हम महाराज का सच लाएंगे, ताकि फिर लोग महाराज जैसे किसी पाखंडी पर विश्वास ना करें। और तब तक हम किसी को भनक नहीं लगने देंगे कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है और ये गोपाल की आई है, इसका भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर हम बिना बताए सारे लोगों को बुलाएंगे कैसे? राम जी, वहाँ महाराज का फिर से नया नाटक शुरू हो गया। वो कुछ एकांतवास कर रहे हैं। तब तो और भी अच्छा है, हम लोगों में ये बात फैलाएंगे कि महाराज ने एकांतवास में कुछ प्राप्त किया है और इस चीज को देने के लिए वो सबको बुला रहे हैं, और सब भागते भागते उनके पास चले जाएंगे। लेकिन हमारे कहने से वो लोग जाएंगे? आनंद भैया, वो लोग अंधभक्ति में अंधे हैं, वो बिना सवाल जवाब किए भागते हुए चले आएंगे। बस हम अपना कहने का तरीका बदल देंगे। ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। वो मैं आपके लिए एक आम लाया था, आप खाएंगी? मुझे आम बहुत पसंद है। सोच रहा था कि लाऊं या नहीं, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। अरे, मैंने तो आपको पहले ही बताया था ना कि मुझे आम बहुत पसंद है, और इसमें सोचने वाली बात क्या है कि मुझे कैसा लगेगा। हाँ, मुझे भी खाना है। अरे वाला, ये आम कैसे खा लेते हो तुम?
मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ लेकिन रानी को बहुत पसंद है, बड़े चाव से खाती है वो। दो ना, एक दो। उसे दूंगा ना तो बहुत खुश हो जाएगी वो। महाराज के सच का प्रमाण दूंगा कि वो कितने बड़े झूठे व्यक्ति हैं, कितने पाखंडी इंसान हैं। तुम कुछ भी बोलोगे तो हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे। गोपाल, यहाँ आओ और इन सब से कहो कि क्या सच है। गोपाल, तुम सबको बताओ कि तुम्हें किस साजिश के तहत यहाँ बुलाया गया था। भीमराव झूठ बोल रहा है। और ये औरत मेरी आई नहीं है। ये क्या बोल रहा है गोपाल? मैं तेरी आई नहीं, तू कौन हो? पता नहीं, ये तो भीमराव ही जाने कि आप कौन हैं। मैं सही कह रहा हूँ, भीमराव और उसके परिवार वालों ने मुझ पर दबाव डाला था कि मैं झूठ बोलूं और महाराज के खिलाफ वो सब कहूं जो इन्होंने सिखाया है। और पागल होने की दवा मुझे बाला ने दिया था। झूठ क्यों बोल रहे हो गोपाल? सच बताना सबको, सच क्या है? सुना आपने? ये भीमराव और उसके परिवार वाले कई हथकंडे अपनाएंगे ये साबित करने के लिए कि हम बुरे हैं, हम झूठे हैं, हम पाखंडी हैं। गोपाल, कैसे बातें कर रहे हो तुम? जो सच है वो कहो। सही कह रहा हूँ। ये गोपाल पलट क्यों गया? गोपाल, तुम हम सबको धोखा क्यों दे रहे हो? तुम इसे पलट नहीं सकते हो गोपाल। गोपाल, इतना झूठ बोलोगे तुम? गोपाल, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया है उन्हीं पर दोष बन रहे हो। तुम इतने बुरे हो क्या? गोपाल बेटा, ऐसा मत कहो। और ये समय नहीं है ये सब बोलने का। जो सच है वो बोलो। जो सच है वही बता रहा हूँ, और मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। भीमराव, हमारे मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप लोग? इन लोगों ने महाराज को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं कहता हूं उठाओ पत्थर और मारो धनाधन जब तक ये लोग मर ना जाएं। शांत।
शांत हो जाओ सब लोग। और माफ कर दो इन्हें, क्योंकि माफ करना इंसान का बहुत बड़ा गुण होता है। और आज से तुम सब भी हमारी तरह इस भीमराव और उसके परिवार वालों की बातों पर कभी ध्यान मत देना। इन्हें दया का पात्र बनाना। और अब तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। और हाँ, हमारा एकांतवास पूरा होते ही हम तुम्हारे समृद्धि के हेतु प्रसाद अवश्य बांटेंगे। वाह महाराज वाह, आपका हृदय कितना विशाल है। देखा गांव वालों, ये भीमराव और इसके परिवार वाले महाराज के खिलाफ साजिशों पर साजिशें रच रहे हैं, फिर भी महाराज ने उन्हें माफ कर दिया है। आप लोगों ने देखा ना महाराज कितने दयालु हैं, कितने संवेदनशील हैं। धन्य है महाराज आप। तो बोला सर्वज्ञ महाराज जी की जय, सर्वज्ञ महाराज जी की। ये लीजिए आम। शुक्रिया। लाइए। आप यहाँ पर बैठकर आम खाइए और गौर से देखिए कि बाजा कैसे बजाया जाता है। ठीक है। देखिए 4 गिनती होती है, 1 2 3 4, आगे पीछे घुमाना, आगे घुमाना। ये झुनझुना कौन बजा रहा है? तीन 3 3 3 2 3 2। क्या हो रहा है? कोशिश करेंगे तो वो जरूर बच जाएगी। अब हम कोशिश करिए ना बचाने से उसे। रानी एक उच्च कुल की विधवा है, उसके लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सोचना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कोई बताएगा मुझे? काका, पाला मुझे झुनझुना बजाना सिखा रहा था। मैंने सोचा पति के साथ मैं भी कुछ काम कर लूंगी तो थोड़ी और पैसे आ जाएंगे, और बाला के साथ झुनझुना बजाने के लिए भी चली जाऊंगी तो पति को थोड़ी मदद भी हो जाएगी। तो ये बात तुमने अपने पति से पूछी थी? नहीं, उनसे तो नहीं पूछा था। तो पूछनी चाहिए था ना। पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। आप सही कह रहे हैं। बाला, आज जाकर अपने पति से पूछ लूंगी, फिर सीखेंगे। रानी, तुम घर जाओ, मुझे बाला को लेकर बाजार जाना है। ठीक है। अब तुम्हें भी तो कैरी पसंद है ना? तुमने खाया ही नहीं।
बाला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या हो रहा है? बाबा, रानी जी ने कहा ना। तो क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? इसलिए तुम उसे बाजा बजाना सिखा रहे थे ताकि वो बाजा बजाकर पैसे कमाए, अपने पति की मदद करे? मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ सपने देखने की हिम्मत करना चाहता हूँ। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रखना चाहता हूँ। बाला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? हाँ बाबा, और क्या बात होगी? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी हूं और पहचानता भी। पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था, अब भी समझा रहा हूं। बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, विश्वास कीजिए। जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। ना हो तो ही अच्छा है। अरे काका, आप यहाँ? हम तो आपका घर के पास इंतजार कर रहे थे। कुछ नहीं, वो बस बाला से मिलने आया था। बाला भैया, आप हमारे साथ चलिए। हम सब दुकान के लिए सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए। हाँ, चलते हैं। चल बेटा। तो फिर क्या फैसला हुआ बाजा बजाना सीखने पर? बाला, मैं बाजा बजाना नहीं सीख सकती क्योंकि मेरे पति ने मुझे बाजा सीखने से मना कर दिया। जानता था, वैसे भी लड़कियां कहाँ बाजा बजाती है। अगर तुम जानते थे कि लड़कियां बाजा नहीं बजा सकती तो क्यों कहा कि तुम मुझे बाजा बजाना सिखाओगे और सीखने पर अपने साथ मुझे बाजा बजाने के लिए ले चलोगे? तो शौक के लिए सीख लीजिए। नहीं, अब जब उससे पैसे कमा ही नहीं सकती तो क्या शौक और क्या सीखना। वैसे भी मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। जानता था कि आप भले ही कितना भी अच्छा बाजा बजा लें, आपको कोई काम नहीं देगा। बस तैयार इसलिए हो गया क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था। लालच इस बात का कि इसी बहाने आप मुझसे मिलेंगी, मुझसे बात करेंगी, मेरे साथ वक्त बिताएंगी। क्योंकि आपके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चिल्लो मत। छोटा भाई है इसलिए 4 दिनों की मोहलत दे रहा हूं। जमीन के कागजात लाकर जमा कर दे और जितने पैसों की बात हुई है उतने लेकर निकल जा। मैं अपनी जमीन भैया को कैसे दे दूं? नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चल जाए। अरे उसे बेचकर ही तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। मंगेश। महाराज, सुबह सुबह इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? महाराज, आप सुबह सुबह मेरे घर में पधारे। बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए स्वयं चले आए, इंतजार नहीं कर पाए। क्या बात है महाराज, बताइए।
तुमसे तुम्हारी जमीन कोई नहीं छीन पाएगा। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है, ईश्वर की विशेष कृपा हुई है तुम पर। क्यों, क्या हुआ महाराज? आज सुबह सुबह ईश्वर साक्षात हमारे सपने में आए थे और हमसे कह रहे थे कि उसे जाकर कहो कि उसे एक कार्य करना है और उसके बाद उसके जीवन का सारा दुख हम हर लेंगे। बताइए ना महाराज, क्या करना है? आप जो कहेंगे हम सब कुछ करेंगे। ईश्वर की मर्जी है। क्या महाराज, क्या? वो जो भूमि का टुकड़ा तुम्हारे पास है उसे ईश्वर के नाम पर लिख दो। ताकि वहां ईश्वर का एक भव्य विशाल मंदिर बने और हम भी हमारा एक मठ खोलें। इसी में तुम्हारा कल्याण है मंगेश। वाह आनंद, वाह, तुम्हारे हाथ में तो हुनर है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें यह काम इतनी अच्छी तरह से आता है। गुरुजी, मैं जब भी किसी को जूता सिलाते दिखता था ना, तो मुझे ये काम बड़ा कलाकारी वाला लगता था। फिर मुझे ये सीखने का मन हुआ, तो जब कभी भी मुझे स्टेशन की तरफ जाने का मौका मिलता था ना, तो बाबा आपको वो सदाशिव काका याद है? मैं उनकी दुकान पर जाकर बैठ जाता था, उन्होंने ही मुझे सिखाया। और ये बात सदाशिव ने मुझे आकर खुद बताई थी। फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, आनंद कोई तो गुण सीख रहा है और गुण कभी ना कभी तो काम आता ही है। आज काम आ गया। महाराज अभी कैसी बातें कर रहे हैं? वो जमीन तो बहुत कीमती है। ईश्वर के आश्वासन से ज्यादा वो भूमि का टुकड़ा तुम्हें अधिक कीमती लगता है। हाँ, हम ये मानते हैं कि उस भूमि के टुकड़े से तुम तुम्हारी बेटी की शादी कर सकते हो, लेकिन मर जाने के बाद तुम्हें ये भवसागर कौन पार कराएगा? उसके लिए तो ये ईश्वर ही चाहिए ना। लेकिन महाराज, समय ले लो। ईश्वर का संदेश आया था, तुम तक पहुंचा दिया। सोच लो, हम चलते हैं। महाराज, मंगेश, इतना क्या सोच रहा है? अरे अपनी जमीन ईश्वर के नाम कर दे, पुण्य कमाएगा, पुण्य है। लेकिन सेठ जी, चलिए पंडित जी। काका, भीमराव तुम आ गए? तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं काका, आप अपनी समस्या बताइए। भीमराव, तुमसे बात करने के बाद सेठ जी मेरे पास आए थे और मुझे समझा रहे थे कि महाराज ने उनसे कहा है कहने के लिए कि अगर मैं ईश्वर की मर्जी की अवहेलना करूंगा तो ईश्वर मुझे सचेत करेगा, समझाएगा। अगर मैं फिर भी नहीं माना तो ईश्वर मुझे दंड देगा। अब तुम ही कोई उपाय बताओ भीमराव, मैं क्या करूं? भीमराव, कुछ भी करो, मेरी जमीन को महाराज से बचा लो भीमराव। इसे ले लो और जाकर उस चाय वाले मंगेश के जमीन के किसी भी हिस्से में इसे गाड़ देना, ताकि कल सुबह हम स्वयं इसे निकालेंगे और सारे लोगों को यह बताएंगे कि ईश्वर ने हमें स्वप्न दिखाया था और यह संकेत दिया था कि ईश्वर उसी जमीन को चाहते हैं
जी महाराज। और हाँ, ये काम सबसे छुपते छुपाते रात को करना, ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए। जी महाराज। मंगेश, तुम तो अब सोच भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है। कुछ बोलो भीमराव। भीमराव कुछ बोलोगे? समझ गया मैं। जब तुम्हारे जात के लोग परेशानी में होते हैं तो उन्हें मदद करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं, पर आज मुझे मदद की जरूरत है ना, इसलिए तुम कुछ नहीं बोलोगे। काका, मुझे सोचने तो दीजिए ना। सो गई तुम? हो गया तुम्हारा पैर दबाना? काम चोर कहीं की। इतने देर से दबा रही थी, पता ही नहीं चला दबाते दबाते कब नींद आने लगी। पता ही नहीं चला? नहीं समझ आया कि तुम्हारा पति दिन भर काम करके आया है, थक गया होगा, उसकी थोड़ी सेवा कर दूं, लेकिन नहीं, लगी खर्राटे लेने। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कर तो रही हूं ना मैं। लाइए, मैं दबा देती। छोड़ो, नहीं दबाना कोई पैर पे। जाओ जाओ यहाँ से। तुमसे शादी नहीं की होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। कहा ना मैंने, जाओ यहाँ से। इतनी रात को रानी जी बाहर क्या कर रही हैं? आइंदा से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना और दूर रहना मुझसे। आप इतनी रात को बाहर? क्या हुआ? आप उदास क्यों हो? बताइए ना, क्या हुआ? मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझसे बात मत करो। जाओ यहाँ से, सो जाओ। और मैं ठीक हूँ, कुछ उदास नहीं हूँ। जाओ। हमारे रास्ते से हटो भीमराव। महाराज, मैं आपके रास्ते आपको रोकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे कुछ कहने आया हूँ। ये तो बहुत आसान है ना कि रात के अंधेरे में कहीं कलश गाड़ दे और सुबह के उजाले में वो कलश वापस निकाल ले। तो महाराज, इसे ईश्वर का संकेत नहीं बल्कि आपका पाखंड कहते हैं। जो आज आपके वक्त चाय वाले काका ने समझ लिया, कल को पूरा सातारा समझ जाएगा।
फिर आपका क्या होगा? अब वो सोचिएगा। अब जाइए महाराज, लेकिन सोचिएगा जरूर। जाइए। भीमराव। मंगेश, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ईश्वर के दिए संकेतों का तुम विरोध कर रहे हो। अरे ईश्वर के प्रति इसकी आस्था ही नहीं थी, तभी तो बाप घर छोड़ के चला गया। एक बेटे को सांप ने डस लिया। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। हाँ हाँ चले जाएंगे, लेकिन जो उचित मार्ग है वही समझा रहे हैं तुमको। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। समझ गए तो ठीक है, ना समझे तो ईश्वर खुद ही दंड देगा तुम्हें। मैंने कहा ना, जाइए आप लोग, जाइए। आप रोइए मत काका, आप शांत हो जाइए। कोई आपकी जमीन को नहीं लेगा। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी जमीन कोई ले लेगा, बल्कि ये सोच के रो रहा भी रहा, ये जो लोग थे ये सब हमारे जातीय लोग थे, अपने थे हमारे। इनको कभी भी कोई भी मुसीबत आई, हमेशा खड़ा रहा भीमराव, हमेशा। जब मुझे लोगों की मदद की जरूरत थी, कोई खड़ा नहीं हुआ भीमराव, कोई नहीं। दुखी मत होइए काका, किसी भी मान्यता को आंख मूंद कर मानने वाले लोग भीड़ होते हैं, और भीड़ की कोई अपनी सोच नहीं होती है। वो तो सिर्फ किसी और की सोच के पीछे भेड़ की तरह दौड़ती है, और अक्सर भीड़ अकेले को डराने का काम करती है, जैसे आपके साथ कर रही है। लेकिन काका, हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ। सही, एकदम सही। आज तक तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। मेरे दुकान में एक पीपा मिट्टी का तेल है, क्यों ना इनका घर ही जला दे। ना रहेगा घर, ना रहेंगे ये लोग। मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना, नहीं तो मेरी आई मर जाएगी। तू घुटनों पे बैठ जा, तुझे मिल जाएगा पानी। भीमराव, एक बात कहूं? जी, कहिए ना काका। आज मैं अंतरात्मा से तुमको धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद भीमराव, धन्यवाद। संकट में आया तो बन के सारा, बन के सारा साहिल मेरे
साल पहले गांव के मंदिर से भगवान की मूर्ति के सोने की आंख तुमने चुराई थी। गुनहगार ठहराया गया मंदिर का पुजारी। 3.5 साल पहले ईश्वर की मूर्तियों की तस्करी तुमने की थी और आज तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया। अभी 2 साल पहले तुमने अपने ही सगे साले को मारकर फेंक दिया था। लोगों ने समझ लिया किसी जंगली जानवर ने उसे खा दिया होगा। और अभी अंग्रेजी सरकार की माल की गाड़ियों की डकैती में तुम्हारा हाथ था। हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ साबित भी कर देंगे। सारे सबूत हैं हमारे पास। वैसे हर अपराधी की कुंडली रखना हम बहुत जरूरी समझते हैं। हमारा भी काम निकल आता है ना कभी कभी। अब 2 विकल्प है तुम्हारे पास। एक, हमारा साथ दो। लो, इसे ले लो, चरणामृत है। खुद प्राशन कर लो और अपने परिवार को पिला दो। हमारी भक्ति को स्वीकार कर लो। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार हमारा भक्त बन जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा विकल्प, हमारी बात को टाल दो और इंतजार करो कि कब पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर आती है और तुम्हें पकड़कर ले जाती है। बाकी फैसला तुम्हारा। बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? जाकर अपने भाई मंगेश से कहो कि आज के बाद उस जमीन के टुकड़े के लिए तुम उसे परेशान नहीं करोगे, कभी नहीं। किंतु उसने उसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए देने होंगे। किंतु वो पैसा तो उसके पास होगा नहीं, तो वो आएगा भाग भाग के हमारे सेठ के पास और फिर वहीं हम खेल कर देंगे। ठीक है महाराज जी, मैं वैसे ही करूंगा। कल्याण हो। वाह महाराज वाह, परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ना कोई आपसे सीखे। लेकिन महाराज, आपको इसकी कुंडली कब प्राप्त हुई? जब इसके बारे में जाना। किसी व्यक्ति की कमजोरी का पता हो तो उससे जीतना बहुत आसान हो जाता है। और हमने ये जान लिया था कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो फिर उसका अतीत भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। धन्य महाराज, धन्य है आप। अब बचा लो भीमराव, उस जमीन के टुकड़े को भी और चाय वाले मंगेश को भी।
तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें चक्कर आ रहे थे? तो क्या कहती? आपने मुझे घर से भगा दिया। अपनी नहीं आपकी इज्जत ढक रही थी। बहुत इज्जत की फिक्र है तुझे मेरी। मैं जितनी इज्जत करती उतनी अगर आप कर लेते ना तो आज इस तरह बहस करने की नौबत नहीं आती। इसकी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है। कहीं कोई और बात तो नहीं है? क्योंकि पहले भी इसकी और बाला की दोस्ती थी और आज दोनों साथ में गायब थे। कहीं मंगेश, इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं सेठ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपसे राय लेनी थी और आप तो जानते ही हैं इस पूरे गांव में अगर मेरा कोई करीबी है तो वो आप हैं। शांत हो जा, चल अंदर आ, बैठ के बात करते। आजा, अरे आजा। बैठ, अरे यहाँ बैठ, पहले बैठ बैठ बैठ। हाँ, अब बता क्या हुआ है? सेठ जी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत? मेरा भाई आया था महेश और मुझे धमकी देकर गया है। अगर कल सुबह तक तूने मुझे 5,000 रुपए नहीं दिए तो घर में तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, उन्हें उठवा लेंगे। अब आप ही बताइए सेठ जी, मैं क्या करूं? इस गांव में आपके सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। वैसे तो मैं महाराज के पक्ष में हूं, क्योंकि महाराज की बातें हमेशा धर्म के पक्ष में ही होती हैं, जिसे तूने नहीं मानी। और मुझे इस बात पे भी नाराजगी है कि तू उस पिद्दी भीमराव के पास मदद मांगने चला गया। इसके बावजूद मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। अरे दोस्त है तू मेरा, पुराने संबंध है हमारे, हैं? तू रुक, मैं पैसे लेकर आता हूं। लेकिन सेठ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं मंगेश, मैंने जो कहा वो सुन। आराम से बैठ, मैं आता हूं। ये ले पैसे और जाके अपने भाई के मुंह पे मार दे। ये ले। सेठ जी, आप कितने अच्छे इंसान हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और जैसे जैसे मेरे पास पैसे आएंगे आपका मैं एक एक पाई चुका दूंगा सेठ जी। जब पैसे आएंगे तब देखेंगे। अभी जा, जाके उसको पैसे दे दे। जा, अरे चल ना, चल चल, आजा। चल सेठ जी, अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल जा। चोर, चोर कहीं के। सेठ जी, कौन चोर? तू चोर है। चोर चोर चोर, गांव वालों चोर। क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ सेठ जी? पकड़ो इसे। पंडित जी, ये मंगेश मेरी तिजोरी से पैसे लेके भाग रहा था। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मेरी नींद खुल गई और मैंने इसे पकड़ लिया। दोस्त होके दोस्त के ही घर में चोरी करता है? शर्म नहीं आती तुझे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। अच्छा, तो सेठ जी झूठ बोल रहे हैं क्या? ये देख सबूत। इतना पैसा तू कहाँ से लाया? पंडित जी, ये पैसे सेठ जी ने मुझे दिए। सेठ जी झूठ बोल रहे। सेठ जी, आप सच बताइए ना कि आपने दिए मुझे पैसे। अरे मैंने कब दिए तुझे पैसे? झूठ बोल रहा तू। सेठ जी, आप सही नहीं कर रहे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेईमान, चोरी करने भी आया तो अभी सेठ जी के घर पे कितना भरोसा करते थे तुझ पे। भाइयों, पकड़ के रखो इसे। पंचायत में पेश करेंगे, वही फैसला होगा। अरे क्या है क्या पंचायत? जब मैंने पैसे लिया ही नहीं, मैं कोई चोरी वोरी नहीं की। मैं कह रहा हूँ सेठ जी ने मुझे पैसे दिए हैं। देखो भाई, देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ले जाओ इसे।
ले जाओ इसे पापी को, लेके जाओ। अब बांध के रखना इसे। पंडित जी हंस गया बेचारा। कम से कम चाय वाले काका के घर वालों को पंचायत समाप्त हुई है। महाराज, महाराज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज? इतना बड़ा मेरे साथ मत कीजिए महाराज। महाराज आपको तो पता है ना, उस जमीन को बेचकर मैं अपनी बच्ची का शादी करूंगा। ईश्वर के पास जमीन है, हम नहीं ले रहे हैं। और वैसे तो आज ही ईश्वर तुम्हारे उस जमीन पर निवास करने आएंगे। पूजा की तैयारियां शुरू की जाए। जो आ गया महाराज। नहीं महाराज, आप ऐसे फैसला करके यहाँ से नहीं जा सकते। आपको मेरे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाने दूंगा आपको महाराज। आपको मैं लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा महाराज। नहीं जाने दूंगा मैं ऐसे महाराज, आपको नहीं जाने दूंगा। सेठ जी आप तो अपने, तूने मेरे पे हाथ उठाया था ना? काका मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन इन लोगों ने आपको चोर बना दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। काका माफ कर दीजिए मुझे। काका हम जी जान लगा देंगे कि आपकी जमीन को कोई हड़प ना पाए। नहीं भीमराव, रहने दो वरना मुसीबत हो जाएगी। मुझे खुद की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चे, तुमने देखा ना महाराज कैसे धमकी देकर गए। वो मेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं। भीमानंद, तुम्हें क्यों इसके बारे में इतनी पड़ी है? ऐसे भी जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ा बैल ये वाला है। हैसियत है झुन 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 झुनझुना बजाने की, और बातें करता है बड़ी बड़ी। अरे सपने देखने के लिए हैसियत होनी चाहिए, और तुम लोगों की हैसियत यही गली गली घूम घूम कर झुन 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 बाजा बजाने की है, समझा? सेठ जी मजा आ गया। अरे आप है तो किस चीज की कमी होगी? वैसे हर किसी के नसीब में इतना स्वादिष्ट खाना होता नहीं है। आज इसे परेशान होते हुए देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। बाला भैया, किसी को परेशान देखकर किसी को सुकून कैसे मिल सकता है? हाँ बाला भैया, और अगर आपको सुकून मिल रहा है तो ये गलत है। भीम के साथ रहते रहते तू भी ज्ञान देने लगा। सच कहना ज्ञान देना या भाषण देना नहीं होता है। 4 दिन पहले जब आप गोपाल के साथ मिलकर भीम के खिलाफ हो गए थे ना, तब आपको पछतावा हुआ ना?
फिर आप ही आकर भीम से कहे कि आप भीम के साथ हमेशा रहोगे। तो रहूंगा। रिश्ता तो नहीं तोड़ा मैंने, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भीम जिसके साथ खड़ा हो जाए मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं। और वो भी इस चाय वाले के साथ कभी नहीं, क्योंकि इस चाय वाले ने मुझे बहुत परेशान किया है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बाबा, भीम, तुझे, बुआ, यहाँ तक कि आई को भी। एक खुशखबरी सुन लीजिए, ये भीमा भाई है ना, इसको ईश्वर ने ऐसा रोक दिया है कि बस 1-2 दिन में इसका मामला साफ है। बहुत परेशान किया है इसने आई को, और मैं चाहता हूं कि आपका ईश्वर आपको और सजा दे। जितना बचा कुचा है ना आपके पास, वो भी छीन ले। बाला भैया, बेबस और मुसीबत के मारे आदमी को सताना ठीक नहीं है। तुम लोग मेरे लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी जमीन हड़पने नहीं देंगे। नहीं आनंद, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुश्किलें हमारी है और हम लोग डरपोक है, कायर है, डर डर के जीते, डर डर के एक पाखंडी को भी ईश्वर का दूत मान लेते हैं। आनंद, हर कोई तुम्हारे भाई की तरह नहीं होता। सबने मेरे साथ गलत किया, मैं ही बेवकूफ था जो सेठ जी के साथ हमेशा रहता था। महाराज को इतनी श्रद्धा दी और उस पाखंडी पंडित को मैंने इतना सम्मान दिया। ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। इसीलिए तो ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया है। बैठो बैठो बैठो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। इसीलिए मैं पढ़ लिख कर शिक्षित होने की बात करता हूँ। पढ़ लिख कर सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं मिलता है, बल्कि विवेक का विकास भी होता है। श्रद्धा और अंधभक्ति में फर्क समझ में आता है। महाराज जैसे लोगों का पाखंड दिखता है, सेठ जी जैसे मौका परस्त लोगों की दोस्ती पहचान में आती है, तर्क करने की शक्ति आती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन में खुद से तर्क करके जीवन में सही फैसला ले सकता है। गुरुजी, आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता तो इन लोगों के बीच नहीं फंसता। नहीं, देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि पढ़ा लिखा व्यक्ति इन चीजों में नहीं फंसता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ज्ञान इन साजिशों से बचाने की कोशिश अवश्य करता है। सही कह रहे गुरुजी, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि मैं ऐसे पाखंडी और धोखेबाज लोगों के बीच था। अरे नहीं मंगेश, बीत गया सो बीत गया। जो बीत गया उस पर अब नहीं फंसना है। अब आगे क्या करना ये सोचना है। आगे से ध्यान रखना, ऐसे लोगों से तुम्हें बच के रहना है, समझ गए? जी गुरुजी। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे गुरुजी? हाँ बोलो, क्या बात है? मेरे घर जाके मेरे घर वालों को थोड़ा समझा देते कि वो शांत रहे, परेशान ना हो। मुझे पंचायत के नाम पे मुझे सजा मिली है कि मैं घर नहीं जा सकता। 2-4 दिन भूखा रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, और जब मैं घर आऊंगा वापस सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये भी कहिएगा कि जमीन चली गई तो कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा अपनी बेटी की शादी के लिए। गुरुजी, बस ये छोटा सा काम कर दीजिए गुरुजी। अरे ठीक है मंगेश, सुनो उठो, तुम परेशान मत हो, मैं बोल दूंगा। लेकिन कब तक बंधे हाथ ऐसे पड़े रहोगे यहाँ पे? जब तक उजाला रहेगा, वरना ये लोग सही मुद्दा बना के मेरे घर वालों को परेशान करने लगेंगे। मैं क्या बोलूं? हाँ, कल तक तुम खुद इस चीज को बढ़ावा देते थे और आज खुद ही इसके शिकार हो गए।
इसलिए जीवन में कभी भी गलत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वरना आगे चलकर खुद भी इसका सामना करना पड़ सकता है, जैसे आज तुम कर रहे हो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर में बोल दूंगा। अपना ध्यान रखना। जी गुरुजी, किसे क्या बोलूं? जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने बहुत लोगों के संग बहुत ज्यादा गलत किया, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। ईश्वर मुझे माफ कर दे, माफ कर दे ईश्वर। भीम, मैं तेरी संवेदना समझ सकती हूँ। भैया सही कह रहे हैं, तुम वो चाय वाले की जमीन की चर्चा में मत पड़ो। लेकिन बुआ, अगर किसी के साथ गलत हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना। मुझे तो लगता है कि हमें तो उनका साथ देकर उनकी जमीन उन्हें वापस दिलानी चाहिए। हाँ, सब कुछ लगता तो ऐसे ही है। और अब समझा क्यों रही है बुआ? ये किसी के समझाने पर समझता है क्या? ये तो जो इसका मन करता है ये वही करता है। हाँ, तो घर का बड़ा भाई भी समझाने पर कहाँ समझता? आनंद, व्यक्तिगत आक्षेप के लिए हम यहाँ बैठे नहीं है। बाला तुम्हारा बड़ा भाई है, उसकी इज्जत किया करो। बाबा ये झूठे हैं, इनकी हरकतें ही ऐसी है तो मैं क्या करूं? मैं झूठा? अभी बता दो। रोक! अरे आनंद रोक! भला एक थप्पड़ मारूंगा ना, सब होश ठिकाने आ जाएंगे।